Okay, so we will go ahead with next topic. But before we go ahead with next topic, let us very quickly just summarize कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था. तो इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम को अगर हम लोगों ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, रिमेंबर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, थीटा की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, तो अंडर दैट कंडीशन द सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब कल ये टॉपिक लेने के बाद उससे कनेक्टेड एक टॉपिक था लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो अभी ये लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है पहले वो देख लेते हैं. इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल का टॉपिक है. इफ यू रिमेंबर कल हमने सिंपल पेंडुलम के केस में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव किया था 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, याद है क्या? राइट. तो इसी फॉर्मूला से 4 लॉ बनते हैं. नंबर 1, do you see time period of simple pendulum is directly proportional to root of length. तो पहला लॉ है time period of simple pendulum is directly proportional to square root of length. Is directly proportional to square root of length. Length of the pendulum, of course, right? Number 2, if you see time period of pendulum is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. इसको law of length बोलते हैं, उसको law of acceleration due to gravity बोलते हैं. So time period of simple pendulum, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ ऑफ सिंपल पेंडुलम, आपको पता है वो सिंपल पेंडुलम ही है. ऑफ सिंपल पेंडुलम is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. और 2 रूल बनते हैं. डू यू सी टाइम पीरियड के इक्वेशन में कहीं पे भी एम्पलीट्यूड नहीं आया, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड. और इफ यू सी कहीं पे भी मास भी नहीं आया, मास ऑफ द बॉब, तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब. तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्स ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट of amplitude and time period is independent of mass of bob. पेंडुलम के नीचे जो मेटालिक स्फीयर होता है उसका जो मास है उस मास को हम लोग बॉब बोलते हैं, तो मेटालिक स्फीयर को भी कॉल एज बॉब. सो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब. तो ये 4 लॉज है, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम. बट देन इसके बाद अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने क्या देखा था? एंगुलर एसएचएम. याद है क्या एंगुलर एसएचएम? बस सिंपल सा केस था. एक हमारे पास मेटालिक वायर है या फिर नायलॉन वायर है, उसके नीचे एक डिस्क है. डिस्क को हमने वायर अटैच कर दिया सेंटर ऑफ द डिस्क पे वायर अटैच कर दिया. सेंटर ये डिस्क है, इसके सेंटर से एक वायर अटैच करके रिजिड सपोर्ट पे लगा दिया. फिर इस डिस्क को हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो जो वायर था वो एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट हुआ और फिर इसको छोड़ दिया. तो ये पता है क्या करता है? इट परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. करेक्ट. तो ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल मोशन है इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एसएचएम या फिर टॉर्शनल ऑसिलेशंस. राइट. तो अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमको वो सब थ्योरी याद है क्योंकि कल ही हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, तो आई होप यू रिमेंबर. अब उसके साथ ही कनेक्टेड एक टॉपिक है विच इज, क्या है अगला टॉपिक? देखो, मैग्नेट वाइब्रेटिंग in an uniform magnetic field. तो मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड.
magnet vibrating in an uniform magnetic field. पहले तो ये समझ लो कि हमारा इस टॉपिक में टास्क क्या है। इस टॉपिक में हमको ये नहीं शो करना कि ये जो मैग्नेट के वाइब्रेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि जब तुम बोलते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसका मतलब तुम बोल रहे हो, अगर लीनियर मोशन की बात कर रहे हो तो तुमको ये शो करना पड़ता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन इज अपोजिट, a इक्वल टू -ω² x प्रूव करना पड़ता है। सिमिलरली अगर तुमको एंगुलर एक्सेशन प्रूव करना है तो तुमको अल्फा एंगुलर एक्सेशन इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये शो करना पड़ता है। हमको वो शो नहीं करना है, हमको ऑलरेडी अज्यूम करके चलना है कि हमारे पास जो मैग्नेट है जो वाइब्रेट हो रहा है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो एंगुलर एसएचएम है। हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड। क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड। तो पहले पूरा सिचुएशन समझ लो अच्छे से, क्योंकि बाद में बहुत कंफ्यूजन होगा। हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड सुनोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन हर जगह पे सेम। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो उसका मतलब भी वही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन हर जगह पे सेम। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। तो वी ड्रॉ सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। तो जहां पे भी तुम पैरेलल वेक्टर्स दिखाओगे मतलब ये यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी से, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। Electric field line start from positive charge and end at negative charge. Magnetic field line start from north pole and end at south pole. तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये है बार मैग्नेट। एंड यू शुड ऑल्सो नो कि बार मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और वेरी ऑब्वियस कि जब मैं एक बार मैग्नेट को एक एक्सटर्नल फील्ड में सस्पेंड कर देता हूँ, राइट, तो it basically comes to equilibrium with its axis parallel to the field। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो एक्सटर्नल फील्ड के साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो साउथ पोल है वो एक्सटर्नल फील्ड के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा उसमें जो मैग्नेट है वो एक्सटर्नल फील्ड को क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो रिमेंबर, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड, when a magnet is suspended in an uniform magnetic field, so it comes to equilibrium, या it remains in equilibrium, ऐसा ही बोल सकते हो। it remains in equilibrium at equilibrium with its axis। ये जो मैग्नेट का, भाई द व्हाट इज मैग्नेट का एक्सिस? मैग्नेटिक एक्सिस मतलब कौन? और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को क्या बोलते हो? मैग्नेटिक एक्सिस। तो व्हेन यू सस्पेंड अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल फील्ड है, it remains at equilibrium with its axis। मैग्नेटिक फील्ड को एक्सिस क्या है? पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? पैरेलल। तो विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, ओके। तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, छोड़ दिया, सस्पेंड कर दिया। तो इट इज एट इक्विलिब्रियम विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग सिर्फ इसको डिस्प्लेस करेंगे थ्रू स्मॉल एंगल। अब हम लोगों ने इस मैग्नेट को डिस्प्लेस किया थ्रू स्मॉल एंगल, राइट। तो ये जो नॉर्थ पोल था, ये नॉर्थ पोल यहाँ आ गया और ये साउथ पोल यहाँ पे आ गया। नाउ गेस क्या होगा? आप सोचो क्या होगा?
ऑसिलेशन, क्योंकि ये नॉर्थ वापस से साउथ ऑफ द फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये साउथ नॉर्थ की तरफ, तो इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। तो ये ऐसा ऑसिलेट होता रहता है, राइट। सो व्हेन द मैग्नेट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, हमने मैग्नेट को स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया। सो व्हेन द मैग्नेट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, इट परफॉर्म्स oscillations. Okay, so when the magnet is slightly displaced and released, right, क्या करेगा? It performs oscillations. मैं ऐसा बोलूंगा, इट परफॉर्म्स एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया हमारा टास्क यहाँ पे एंगुलर एसएचएम प्रूव करना नहीं है। वो तो अभी हम अज्यूम करके चलेंगे कि हाँ एंगुलर एसएचएम है। हमको सिर्फ क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड। क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड। और अगर आपको याद होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/√ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अगर वही एंगुलर मोशन में है तो 2π/√ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो टॉर्क। हाँ, अभी ये भी बात आ गई। कोई बात तो ये है कि ये ऑसिलेट हुआ ही क्यों? क्योंकि जब तुमने डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट हुआ, क्योंकि रोटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टॉर्क। तो जब तुमने इसको डिस्प्लेस किया, उस केस में इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होता है। क्या एक्ट होता है? रिस्टोरिंग टॉर्क। सो इन दिस केस, और याद रखना, कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, अगर लीनियर मोशन की बात कर रहे हो तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट टू द राइट किया तो रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी टू द लेफ्ट। याद करो वो स्प्रिंग का एग्जांपल, एक वर्टिकल सपोर्ट था, एक स्प्रिंग था, एक टेबल था, फ्रिक्शनलेस था, उसके ऊपर ब्लॉक था, ब्लॉक को स्पिन लगा के रखा है। तुमने ब्लॉक को राइट में, मेरा लेफ्ट है तुम्हारा राइट है, राइट में डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेसमेंट टू द राइट है और रिस्टोरिंग फोर्स टू द लेफ्ट है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और अगर तुमने ब्लॉक को लेफ्ट में डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेसमेंट टू द लेफ्ट है लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स टू द राइट है। तो लीनियर मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को अपने मेन पोजीशन के तरफ, मतलब इक्विलिब्रियम की तरफ वापस ले जाता है। यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क होता है क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है। कौन सा मोशन है? रोटेशनल। तो इन दिस केस restoring torque is given by सबसे पहले, अभी फिलहाल क्योंकि तुम्हारा चैप्टर नंबर 10 बाकी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो फिलहाल के लिए जो टॉर्क का इक्वेशन मैं बोल रहा हूं बस उसको याद रख लो, क्योंकि बाद में आएगा तब तुमको पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा कि ये इक्वेशन कहाँ से आया, राइट। तो अभी फिलहाल पता होना चाहिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन bar magnet in an external field is given by mu bar cross B bar, where mu bar is magnetic dipole moment. अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये भी हम देखेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल के लिए योर जॉब इज जस्ट टू रिमेंबर द फॉर्मूला। और वैसे तो मैं बोल सकता था कि 11 में देखा, क्योंकि 11 में देखा है तुमने, ये मैग्नेटिज्म नाम का चैप्टर था, 11 नंबर चैप्टर था, उसमें भी हम लोगों ने ये डाइपोल मोमेंट देखा है। तो कोई बात नहीं याद तो वापस से आ जाएगा आगे। और बी तो एक्सटर्नल फील्ड है, देयरफॉर डू यू रिमेंबर व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड? ए बी साइन थीटा। तो म्यू बार क्रॉस बी बार का क्या आएगा? म्यू बी साइन थीटा। और ये बी बार क्या है तो पहले से बता दिया, वो एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो म्यू बी साइन थीटा। और याद रखना, एंगुलर एसएचएम में हर बार हम लोग बोल रहे हैं एंगल स्मॉल है, और मैंने बोला भी है कि इफ इट इज डिस्प्लेस स्लाइटली मतलब स्मॉल एंगल था, तो इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल हुआ तो साइन थीटा की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो कितनी होती है? थीटा। तो देयरफॉर टॉर्क क्या आ जाएगा? म्यू बी थीटा, राइट, करेक्ट। लेकिन since what? Since torque is oppositely directed to angular displacement, torque is oppositely directed to angular displacement, therefore आप ऐसा लिख सकते हो
आप ऐसा लिख सकते हो टॉर्क इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा। तो माइनस साइन से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि टॉर्क का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अभी तो बताया मैंने कि अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया मतलब एंगल क्लॉकवाइज है तो रिस्टोरिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। वेरी गुड। बट डू यू रिमेंबर टॉर्क इज ऑलवेज आई अल्फा वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाँ, कौन रोटेट हो रहा है? मैग्नेट। कुछ और है ही नहीं वहां पे तो फिर मैग्नेट। सो वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेट, एम आई ऑफ मैग्नेट। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा विच इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बी थीटा। So therefore alpha by theta is minus mu b by I. Therefore mod of alpha by theta equals to mu b by I. But we know that, what do you know? Time period is equals to 2 pi under root of क्या? Angular acceleration per unit angular displacement तो तुमको तो पता ही है, क्या पता है? एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कौन? अल्फा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन? थीटा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन? अल्फा बाय थीटा। तो टाइम पीरियड क्या आएगा? टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा। लेकिन रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा, व्हाट इज अल्फा बाय थीटा? म्यू बी अपॉन आई। देयरफॉर टाइम पीरियड क्या आ गया? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी। ये मिल गया हमको टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पक्का? गुड। इजी है, नथिंग इज डिफिकल्ट, इट इज टू इजी, टू सिंपल। पक्का? बढ़े तो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, लास्ट टॉपिक डैम्प्ड ऑसिलेशंस। बोलोगे इसके बाद तो फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन दिया हुआ है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस है, उसके बाद फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशंस है। हाँ, तो फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन वो मैं हर साल रीडिंग असाइनमेंट देता हूँ क्योंकि वो सिर्फ रीडिंग है, सिर्फ पढ़ना है, समझना है। नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना है, राइट? गुड। तो वो आप समझ में आ जाएगा, आपको एक रीडिंग में समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो फिर यू कैन आस्क मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So let's move to the last topic of this chapter, damped oscillations. Interesting, simple, very simple. और जब मैं बोलता हूँ कि तुम प्रैक्टिकली रियल लाइफ में तुमने ऑसिलेटरी मोशन देखा है तो नॉर्मली तुमने 2 टाइप के ऑसिलेटरी मोशन देखे हैं। बता दो 2 कौन से? लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अ सीविंग मशीन, सिलाई मशीन। अब सिलाई मशीन जब तुम करंट पास करोगे तो नीडल गोज अप एंड डाउन विद द सेम एम्पलीट्यूड एवरी टाइम। जितना वो नेगेटिव साइड पे जाएगा उतना ही वो पॉजिटिव साइड पे जाएगा। हर बार वैसा ही होगा। तो एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब तक तुमने जितने भी टाइप के ऑसिलेशन देखे, अब इसी चैप्टर में बोल रहा हूं मैं, तुमने स्टार्ट किया था सबसे पहले वो ब्लॉक लिया था, स्प्रिंग लगाया था, उसको डिस्प्लेस किया था, इट वाज वाइब्रेटिंग, एम्पलीट्यूड वाज कांस्टेंट, है ना? बराबर। उसका तुमने पेंडुलम का केस देखा, उसमें भी हमने क्या अज्यूम किया? एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। उसके बाद हमने टॉर्शनल ऑसिलेशन देखे, डिस्क को तुमने रोटेट करके छोड़ दिया, एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। उसके बाद तुमने बार मैग्नेट देखा, अभी जस्ट, एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। लेकिन लेट अस टेक एन रियल एग्जांपल ऑफ इट। तुम खुद भी, अभी आप में से कोई ऐसा होगा नहीं, अगर हुआ तो तुम्हारा बचपन व्यर्थ था। ऐसा कोई है कि बचपन में झूले पे नहीं बैठे? है कोई? कभी तो बैठे होंगे, है ना? तो झूला झूलने के लिए हर बार जैसे नीचे आते हो तो क्या करते हो? वापस ऊपर जाना तो क्या करते हो? ग्राउंड पे पुश करते हो ना? क्यों करते हो? नहीं किया तो पता है क्या होगा? लुक, दिस इज अ झूला, स्विंग। झूला, स्विंग, पेंडुलम सब एक जैसा ही होता है। झूले में रस्सी होती है, नीचे झूला होता है जिसपे तुम बैठते हो।
तो तुम्हारा मास इज द वेट ऑफ द बॉब काइंड ऑफ। पेंडुलम में रस्सी होती है, नीचे एक बॉल होता है, वेट। अब इमेजिन ये इसको यहाँ पे लाया, छोड़ दिया, व्हाट इज हैपनिंग? एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। तो जब ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होता जाए उसको बोलते हो डैम्प्ड ऑसिलेशंस। क्या बोलते हो? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो हमने अब तक ये सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, इन रियलिटी ऐसा ही होता है। अब तो मैंने तुमसे पूछा नहीं कि एम्पलीट्यूड कम क्यों हुआ, क्यों कम हुआ? एयर रेजिस्टेंस, वेरी गुड। जब तुम भी झूले पे बैठते हो तो तुम एयर से पास हो रहे हो, एयर अपोजिंग फोर्स लगाता है, उसको ड्रैग बोलते हैं, ड्रैग, राइट। इट्स सिमिलर टू यू वॉकिंग इन वाटर। पानी में चल के बताओ, थोड़ा दिक्कत होती है ना, बिकॉज वाटर इज अपोजिंग योर मोशन। तो ये जो पेंडुलम का केस लिया मैंने, या जो स्विंग का केस मैं बता रहा हूँ, इन बोथ द केसेस द मोशन इज थ्रू एयर। तो एयर रेजिस्ट करता है, एयर अपोज करता है, ऐसे ऑसिलेटरी मोशन को बोलते हो डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन, राइट। तो देखो नोट्स में पहला ही पॉइंट लिखा है, पूरा पहला पैराग्राफ में सब समझा दिया। क्या लिखा हुआ है पहला? क्या लिखा हुआ है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, if the amplitude of oscillation of an oscillator is reduced due to external force, due to external application of external force, right, then the oscillator and its motion is said to be damped। बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट था और तुमसे क्यों पढ़वाया है एग्जाम में, तो तुमको लिखना है ना। तो if the amplitude of oscillation decreases due to application of external force, then the oscillator and its motion is known as damped, or is said to be damped. Better to say it is said to be damped. Is said to be damped. Thus, we can define what are damped oscillation. Thus, the periodic oscillation of an oscillator with gradually decreasing amplitude are known as damped oscillations, right? So, the periodic oscillations of an oscillator अब ये ऑसिलेटर क्या होता है? जो भी ऑसिलेट होता है वो ऑसिलेटर होता है। झूला ऑसिलेटर है, पेंडुलम ऑसिलेटर है, सिलाई मशीन का नीडल ऑसिलेटर है। तो वॉट एवर कैन ऑसिलेट इज एन ऑसिलेटर। सो द पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ एन ऑसिलेटर with gradually decreasing amplitude are known as damped oscillations. Good. अब अगर आपको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अच्छे से पता है तो आपको ये टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला है, आ ही नहीं सकता। चैप्टर तो सिंपल है वैसे भी और कनेक्टेड है। तो मैं वापस थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया, जब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था इसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, पहली बात उस केस में हमने मोशन को अनडैम्प्ड अज्यूम किया है, डैम्पिंग नहीं हो रहा था। मैंने इसलिए पहले ही बोला था कि फ्रिक्शन नहीं है। अभी भी बोला मैंने कि टेबल पे फ्रिक्शन नहीं था, टेबल और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन था ही नहीं, क्योंकि जब फ्रिक्शन हो तो अपोजिशन होता है, तब जाके मोशन डैम्प होता है। अगर फ्रिक्शन ही नहीं हो तो मोशन क्या होता है? अनडैम्प। मतलब तुमने ये टॉपिक छोड़ के जितने भी टॉपिक पढ़े हैं इस चैप्टर में वो सबके सब किसके लिए थे? अनडैम्प के लिए। अनडैम्प के केस में तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था, अगर याद होगा तो 3-4 फॉर्म थे उसके। तुम स्टार्ट करते हो, मैं बता ही देता हूँ, चलो ठीक है।
तुम स्टार्ट कहाँ से करते हो वो समझेगा तो तुमको ये भी समझेगा। देखो ऐसा है, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो पहले तुमने सीखा वो और इसमें क्या नया वो एक साथ ऐड कर देता हूँ तो तुमको डिफरेंस समझ में आएगा। हमने ना पहले टॉपिक में ऐसा एक वर्टिकल सपोर्ट लिया था, उस पर एक स्प्रिंग लगाया था, स्प्रिंग को एक ब्लॉक लगाया था, ऐसा किया था ना, याद आ रहा है क्या? हाँ, अभी मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, सपोर्ट को हॉरिजॉन्टल रखता हूँ, इसके नीचे एक स्प्रिंग लगाता हूँ, स्प्रिंग लगाता हूँ और स्प्रिंग के नीचे एक ब्लॉक लगाता हूँ, स्प्रिंग के नीचे एक ब्लॉक लगा देते हैं। तो ये सिचुएशन और वो सिचुएशन दोनों सेम है, बराबर। दिस सिचुएशन एंड दैट वन एग्जैक्टली सेम है। ये हो गया ब्लॉक एंड ब्लॉक है सम मास m, सम मास m, ओके, इट इज सम मास m। अब एक बात बताओ, अगर इसको मैं से खींच लूं और छोड़ दूं, ऑसिलेशन, राइट? तो उस केस में तुम बोलते हो कि फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स, बोला था कि नहीं ऐसा? बोला था ना। फिर उस केस में तुमने ये भी बोला था कि फोर्स क्या होता है, एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स। फिर तुमने ये बोला था कि ए इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स। फिर तुमने लिखा था ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर तुमने ए को लिखा था डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सही है, पक्का, श्योर। फिर ओमेगा स्क्वायर को तुमने बाद में वापस से के बाई एम लिख दिया था, क्योंकि हमको अलग अलग फॉर्म देखने थे ना, या तो 3 फॉर्म बताए थे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के। फिर तुमने क्या किया था, तुमने इसको शिफ्ट किया था राइट साइड में, नेगेटिव का हो गया पॉजिटिव, ये हो गया 0। फिर तुमने क्या किया, तुमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन का और एक फॉर्म। ऐसे ही किया था, है ना, पक्का। अब भी वही करना है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। चेंज ऐसा है कि अब मैं इसके नीचे एक वेन लगा रहा हूं। वेन ये एक रॉड होता है टी शेप का, तो वेन इज नथिंग बट अ रॉड ऑफ टी शेप। बस इसके नीचे मैंने एक वेन लगा दिया, तो आई हैव अ वेन। अब ये वेन क्यों लगाया बताता हूं मैं। अब हमने क्या किया, ये जो वेन है, वेन, इस वेन को एक कंटेनर के अंदर डाल दिया, और वो जो कंटेनर था उस कंटेनर में था लिक्विड, जैसे कि वाटर। क्यों ऐसा? क्योंकि जब अब इस केस में मैं अगर ये जो ब्लॉक है जिसका मास m है, ये ब्लॉक m, इसको अगर नीचे खींच के छोड़ता हूं तो ब्लॉक तो ऑसिलेट होगा, साथ में वेन भी ऑसिलेट होगा। और वेन कौन से मीडियम में है, विस्कस, तो ड्रैग फोर्स होगा, बराबर। और ड्रैग फोर्स होगा तो ड्रैग फोर्स अपोजिंग फोर्स होता है। जैसे तुम एयर में से स्विंग करते हो तो एयर अपोज करता है, वैसे इसको कौन अपोज करेगा, लिक्विड। कौन अपोज करेगा, लिक्विड। तो मोशन क्या होगा, डैम्प्ड। क्या होगा, डैम्प, मतलब एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होता जाएगा। अब बोलोगे पर सराउंडिंग में तो एयर था ना, फिर ये लेने की क्या जरूरत है, एयर ने डैम्पिंग कर सकता? हाँ कर सकता है, लेकिन एयर की वजह से डैम्पिंग बहुत स्लो होता है। बहुत ही स्लो होता है वो एयर का डैम्पिंग, बराबर। इसलिए हमने ये वेन लगा दिया। तो अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड। कंसिडर a block of mass m attached to one end of the spring, the free end of which is attached to a horizontal rigid support. The lower end of the block is connected with a vein. The vein is immersed in a fluid or a liquid like water, बराबर। अब थोड़ा सा सीन चेंज होगा। जब तक तुमने ये नहीं लगाया था तब तक द ओनली फोर्स एक्टिंग वॉज रिस्टोरिंग फोर्स। जब तक तुमने वे नहीं लगाया था तब तक ओनली फोर्स एक्टिंग वॉज द रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, ड्यू टू स्प्रिंग। अब ऐसा हुआ कि 2 फोर्सेस हैं, एक नहीं है, मेथड सेम है, मेथड में कोई भी चेंज नहीं है। अब यहाँ पे 2 फोर्स एक्ट होते हैं, वन इज द डैम्पिंग फोर्स ड्यू टू वाटर, ड्यू टू लिक्विड। सो देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग नाउ, डैम्पिंग फोर्स। और याद रखना ये जो डैम्पिंग फोर्स होता है, दिस डैम्पिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम। एयर के लिए अलग, क्योंकि एयर कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, वाटर के लिए ज्यादा होगा, और अगर हनी डाल दिया तो और भी ज्यादा होगा। तो मोर विस्कस
फ्लूइड मतलब मोर इज द डैम्पिंग फोर्स। तो दिस डैम्पिंग फोर्स, नाम में है डैम्पिंग तो पी एफ डी बोल देता हूँ, डैम्पिंग फोर्स ये होता है माइनस बी वी। सो डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम एंड इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। माइनस साइन क्यों लिखा? अपोज कर रहा है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दिस इज अपोजिंग फोर्स, दिस इज अपोजिंग फोर्स। और बी को बोलते हो डैम्पिंग कांस्टेंट, क्या बोलते हो? डैम्पिंग कांस्टेंट। सो नेगेटिव साइन indicates that this force opposes the motion and B is known as damping constant। क्या बोलते हो इसको? damping constant। क्या बोलते हैं इसको? damping constant। बराबर, करेक्ट। दूसरा फोर्स है ड्यू टू स्प्रिंग, और स्प्रिंग क्या फोर्स लगाता है? रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। स्प्रिंग था तो रिस्टोरिंग फोर्स था, साथ में डैम्पिंग फोर्स आ गया, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो है ही ना वहां पे। तो जब मैं इसको खींचूंगा नीचे तो स्प्रिंग ऑब्जेक्ट को वापस कहां लेके जाने की कोशिश करेगा? ऊपर। तो स्प्रिंग कौन सा फोर्स दे रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो दूसरा फोर्स कौन सा है? रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स किसने लगाया? स्प्रिंग ने। तो इसलिए मैं इसको एफ एस बोलता हूँ, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। ये क्या होता है? माइनस के एक्स। अब टोटल फोर्स कितना हो गया फिर? देयरफॉर टोटल फोर्स, और नेगेटिव साइन तुमको पता ही है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। और के को क्या बोलते हो पता है? के को क्या बोलते हो? स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। तो टोटल फोर्स एफ इक्वल टू क्या होगा? डैम्पिंग फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। तो व्हाट इज डैम्पिंग फोर्स? माइनस बी वी माइनस के एक्स। तो देयरफॉर यू नो व्हाट इज टोटल फोर्स? व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर ma इक्वल्स टू माइनस बी वी माइनस के एक्स। इसलिए तो बोला मैंने सेम ही है, सिर्फ जब डैम्पिंग फोर्स नहीं होता है तो ये वाला टर्म नहीं होता है, बाकी सब सेम है, बाकी नो चेंज। अब इसको यहां लाओ, देयरफॉर ma इक्वल्स टू ma प्लस के एक्स प्लस बी वी इक्वल्स टू 0। व्हाट इज a? d2x बाय dt स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस बी वी इक्वल्स टू 0। बराबर, ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। बराबर बराबर। और अगर डैम्पिंग फोर्स नहीं होता तो ये होता क्या? नहीं। तो क्या बन गया? m d2x बाय dt स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0। तो ये तो तुमने पहले से देख के रखा है, अनडैम्प्ड मोशन। सही है, पक्का। और ये जो v होता है, v m d2x बाय dt स्क्वायर प्लस bv क्या होता है? dx बाय dt प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0। अब इशू ये है, अगर आपको याद होना चाहिए, तुम ना एक्सेलरेशन के इक्वेशन से स्टार्ट करते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, इंटीग्रेट करते थे, फिर तुम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करते थे, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अनडैम्प्ड मोशन में। फिर वी को लिखते थे dx बाई dt, फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन और बना लिया, फिर इंटीग्रेट कर लिया, फिर x मिल गया a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक, यहाँ पे भी वैसा ही करना पड़ता है, हम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का है। मैंने आपको बोला था कि आपके सिलेबस में ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए। सॉल्यूशन मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस केस में जो सॉल्यूशन आता है ना, मतलब x का जो वैल्यू आता है, तो देयरफॉर सॉल्यूशन टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन DE इज, डायरेक्ट लिख देना, x इक्वल्स टू a e रेज टू माइनस बी टी बाई 2m। साइन या कॉस जो लिखना है वो लिखो, लेकिन याद रखना साथ में अल्फा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्फा ही उनको बताता है कि साइन की कॉस। हमने भी तो ऐसा किया था, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, फिर बोला अल्फा इक्वल टू 0, तो पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया? मीन से। अल्फा पाई बाई 2, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्या बन गया? कॉस ओमेगा टी, राइट। तो तुम कॉस लिखो साइन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा लिखना। बराबर। और ओमेगा डैश क्यों लिखा? क्योंकि पिछले केस का फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा था और ये जो ओमेगा है वो सेम नहीं है। और अगर तुमको थोड़ा सा और अच्छे से याद करोगे
तो अनडैम्ड मोशन में ना, अनडैम्ड मोशन में ऐसा आता है, साइन या कॉस कोई फर्क नहीं पड़ता, ए आता है। अब वो ए क्यों आता है वो भी समझ लो, और इधर ए के साथ और एक टर्म है ई रेज टू माइनस बी टी बाई 2m, वो क्यों आया वो भी समझ लो। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, जो तुमने ऑलरेडी किया है, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया है, याद है क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, दोनों केस देखे थे, द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन एंड द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। मैं फिलहाल मीन की बात करता हूं। तो लेट अस टॉक अबाउट graphical representation of particle performing SHM starting from its mean position। अगर मोशन अनडैम्ड हो, बाय द वे पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू द पॉजिटिव साइड ये होता है प्लस ए, और नेगेटिव में होता है माइनस ए। अगर मोशन अनडैम्ड हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडैम्ड मोशन? एम्पलीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट। तो उस केस में एम्पलीट्यूड हमेशा ही क्या रह रहा है? सेम रह रहा है हमेशा। तो ये एम्पलीट्यूड ए है, तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, और ये भी ए है। ये अनडैम्प में था, लेकिन जब डैम्पिंग फोर्स आ जाए, डैम्पिंग फोर्स आ जाए तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्या होने लगता है? ग्रेजुअली डिक्रीज। मतलब शुरू शुरू में तो इतना था, लेकिन बाद बाद में जो वो है वो हो रहा है कम। तो ऐसा कम होते होते मोशन ही खत्म हो गया, राइट? बराबर। इसके लिए ही तो ये वाला टर्म है ना, माइनस है, माइनस माइनस ई रेस टू माइनस, मतलब डिक्रीजिंग होता है। अगर तुमने गलती से है ना, गलती से मिस्टेक कर दिया, मतलब प्लस लिख दिया, वो गाना है गलती से मिस्टेक, तो आई नो गलती और मिस्टेक एक ही बात है। तुमने अगर ऐसा लिख दिया प्लस, मतलब तुम ये बता रहे हो, समझ में आया क्या बता रहे हो? एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग। तो ऐसे चीजों को याद रखा जाता है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो इधर कौन चाहिए? माइनस। तो ये जो टर्म मैंने लिखा है, पहले नहीं लिखा था, क्योंकि पहले तो एम्पलीट्यूड कम हो ही नहीं रहा था ना, तो डैम्पिंग फैक्टर था ही नहीं एम्पलीट्यूड में। लेकिन अभी डैम्पिंग फैक्टर है क्या? है, राइट? तो अगर तुम देखोगे तो मैंने आपके नोट्स में ना एक डायग्राम दिया हुआ है। इफ यू सी ऐसा डायग्राम दिया है, क्या ऐसा एक डायग्राम? है 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 ना? गुड। तो इट इज टेलिंग यू दैट द एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग। सही है? पक्का पक्का, श्योर श्योर, राइट? तो याद रखना। अब लास्ट थिंग, वन लास्ट थिंग, वहां पे पिछले केस में जो ओमेगा था वो था अंडर रूट ऑफ के बाय एम, यहां पे अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी बाय 2m स्क्वायर। तो ओमेगा सेम है क्या? नो, इसलिए इसको ओमेगा डैश बोला। फ्रीक्वेंसी सेम कैसे हो सकता है? तुम खुद ही बोल रहे हो मोशन स्लो हो रहा है। भाई मोशन स्लो होने का मतलब फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रहा है। तो ओमेगा डैश रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी बाय 2m स्क्वायर। अगर ऐसा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ रहा है। व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई बाय ओमेगा, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? ओमेगा डैश। तो 2 पाई बाय, पिछले केस में क्या था? 2 पाई बाय ओमेगा था। ओमेगा क्या था पिछले केस में? अंडर रूट ऑफ के बाय एम। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ के बाय एम है क्या ओमेगा? नहीं, यहाँ पे कौन है? अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी बाय 2m का स्क्वायर। तो ये आ गया टाइम पीरियड। क्या आ गया ये? टाइम पीरियड। पक्का? श्योर श्योर, गुड, 100% डन। सो दैट्स द end of theory part of this chapter.